सुहाना एक हफ्ते से यूनी नहीं गई थी। अब अपने रूम में बैठी किसी का बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। जब अरशद काका दरवाज़ा हल्के से नाक करके रूम में दाखिल हुए, मगर सख्त तज़ब्ज़ब का शिकार थे क्योंकि इनके हाथ में कुछ पेपर थे। सुहाना बीबी, ये गलत बात है बेटा। शबीर साहब को पता चलेगा तो उन्हें कितना अफसोस होगा, और अगर सबको हकीकत पता चल गई तो और ज़्यादा इंसल्ट होगी आपकी। ये मत। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं काका, कौन बताएगा कि किसी को। आप पुश्तों से हमारे वफ़ादार हैं, पापा के वफ़ादार हैं, तो मुझे भी आप पर भरोसा है, मगर आप बहुत गलत करने लगी हैं। आप जानती हैं इसका अंजाम। उसने मेरी मोहब्बत को मेरी ज़िद और जुनून बना दिया काका। अब इसे मेरी मोहब्बत, मेरे इश्क की गई तज़लील का हिसाब देना होगा। थोड़ी सी इंसल्ट तो इसे भी करवानी पड़ेगी मोहब्बत में। इसे मेरा होना होगा हर हाल में, हर कीमत पर। अब मैं इससे मोहब्बत की भीख नहीं मांगूंगी, बल्कि छीन लूँगी इसे इसी से। अब आप वही करना जो मैंने आपसे कहा है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए काका, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी, जिसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ आप होंगे। वह सदा की ज़िद्दी खुद सर हैरदर्मी से बोली। नासमझ थी ज़िद्दी खुद सर, नहीं जानती थी कितना बड़ा नुकसान करने चली है। नहीं जानती थी किसे झुकाने चली थी इसे यहूद को, किसे तोड़ने चली थी इसे यहूद को। एक मरतबा फिर सोच ले सुहाना बीबी, ये बहुत गलत। काका प्लीज़ मुझे मत समझाए। एवरीथिंग इज़ फॉर लव एंड वार। मुझे वो चाहिए हर हाल में, हर कीमत पर। इसकी आंखों में जुनून, गुस्सा और नाराज़गी थी। एक जन्नटेदार थप्पड़ पड़ा था डायमंड को ज़ुबैर से। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई उससे ये रिश्ता जोड़ने की? मैंने तुम्हें इसे बर्बाद करने भेजा था या आबाद करने? सुल्तान से रिश्तेदारियाँ करने के लिए? क्या तुमने ये डायमंड, ये निकाह क्यों किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुली फनकारी, जैसे दुम पर पाँव आया हो? ओ कम ऑन मॉम, मैं इसके साथ वही करूँगा जो इसके बाप ने आपके साथ किया। इसे इसके बाप से छीनकर सारी ज़िंदगी के लिए इससे तड़पाऊँगा। वो मेरी ज़िद बन चुकी है, अपने पास रखूँगा मैं इसे। खिलौना बनाकर इसके लिए ये ड्रामा करना ज़रूरी था। आप समझ क्यों नहीं रही? झूठ बोल रहा था, बकवास कर रहा था। निकाह के वक्त ऐसी कोई बात नहीं थी इसके दिल में। जूली खामोश होगी। आज मैं इसे हर कीमत पर हासिल कर लूँगा, और ये इस शाहज़र सुल्तान की सबसे बड़ी हार होगी। मेरा प्लान आज के लिए भी परफेक्ट है। अब जाने दे मुझे। वो तन फन करता वहाँ से निकला। पॉकेट से मोबाइल निकाल के जेनिफर को कॉल मिलाई और उससे कहा कि नैना से बात करवाए। नैना जब फ़ोन पर आई तो वो बोला, सुनो नैना, वीर सुल्तान को उलझा कर रखना। आज सबसे बड़ा दाव खेलने जा रहा हूँ मैं। ओके ब्रू, नैना ने कहा तो डायमंड ने फ़ोन कट करके दूसरी फ़ोन से वीर को कॉल मिलाई। हाय ब्रू, अरीश चहका। हाय, व्हाट्सअप, कोई ख़ास बात? वीर मसरूफ़ सा बोला। वो ब्रू, मैं मतरबा को लंच के लिए घर ले जाना चाहता हूँ, परमिशन है? मामा ने इंसिस्ट किया है। ओके ले जाना, मगर इसका ख्याल रखना, वीर ने फ़िक्र से कहा। श्योर ब्रू, वो पुर इसरार मुस्कुराहट लिए बोला और फ़ोन रख दिया। मैरी, तुम्हें आज मेरा होना होगा हमेशा के लिए। आइए डायमंड डेविल हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लेगा। जेनिफर का फ़ोन आया था और जो खबर इसने वीर को सुनाई इससे हलाका रख गई थी। उसने कहा कि नैना बाज़ार गई थी और एक्सीडेंट हो गया। वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचे। वो फ़ौरन बाहर निकला था, तेज़ी से गाड़ी भगाई। 5-10 मिनट लगे थे हॉस्पिटल पहुँचने में। पेशेंट का नाम वगैरह बताने पर रूम नंबर पता चला तो वो तेज़ कदमों से रूम की जानिब भागा। रूम में पहुंचा तो इस सामने ही वो बेड पर बैठी थी। सर पर और पाँव पर पट्टी बंधी थी और वो बेहोश थी। जेनिफर फिक्रमंदी से इसके पास बैठी थी। वो आगे आया। क्या हुआ? वो सब कैसे हो गया? नहीं जानती, ये तो आंटी की मेडिसिन लेने बाज़ार गई थी। लोग कह रहे थे एक यंग सा लड़का जो अभी ड्राइविंग सीख रहा था कार से टक्कर मार गया। कोई परेशानी की बात? वीर ने पहलू बदला। नहीं, खास नहीं, मगर सर के पिछले हिस्से पर गहरी चोट है। डॉक्टर ने कहा है कि इसे आराम की सख्त ज़रूरत है।
नहीं तो दर्द होगा, इसीलिए इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। गे रात डिस्चार्ज करेंगे। जेनिफर परेशानी से बोली, इट्स ओके, तुम अभी घर जाओ और आंटी की देखभाल करो, मैं हूँ नैना के पास। लेकिन नो आर्ग्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी मैं अभी फ्री हूँ, मगर तुम्हें तो जॉब पे जाना है ना, वीर ने कहा। तो जेनिफर ने इस बात में सर हिलाया और चली गई। वीर इसके सरहाने बैठकर इसके बालों में हाथ फेरने लगा। सिर्फ चंद दिन लगे थे इस लड़की को खून बनकर इसकी रगों में शामिल होते। वो खुद हैरान था कि वो कोई चीज़ थी जो इसे इस छोटी सी लड़की की जानब बुरी तरह खींचती थी। वो करने क्या आया था, मगर इसकी ज़िंदगी यूँ बदल जाएगी सोचा न था। ये सच था कि उन्होंने अपने मकसद से एक दिन एक सेकंड के लिए भी नहीं गफलत बरती थी, मगर ये भी सच था कि वो अपनी ड्यूटी से हारकर भी अब अपने लिए कुछ करने लगा था। और इसी में सबसे बड़ा नुकसान था। हरीश का फ़ोन आया था, इसे तैयार होने का बोला। वो टाल मटोल करती रही, मगर इसने एक ना सुनी। यूँ भी इसने रिश्ते के बाद वो इसके सामने जाने से झिझक रही थी। ये भी बहाना रद्द कर दिया कि वीर नहीं मानेगा, क्योंकि इसे तो वो पहले ही परमिशन ले चुका था। पर्पल फ्रॉक के नीचे जीन्स की टाइट और पर्पल स्कार्फ लिए, हल्का सा पिंक क्लोज लबू पर लगाया और घने स्याह लंबे बालों की ऊंची सी पोनी टेल की। इस तैयारी में भी वो गजब की खूबसूरत लग रही थी। तभी हरीश की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो वो अपना हैंड बैग और मोबाइल लिए बाहर आए। हरीश ने इसे गहरी नज़र से देखा और दिल में उतारा। मतरबा का फूला मुंह देखकर वो मुस्कुरा दिया। क्या हुआ मिसेस बैरी? हरीश इसने छेड़ा। चुप रहो, आप मेंढक से हर वक्त टर करना ज़रूरी है। तो मेंढक भी तो टर तभी करता है जब अपनी मादा को खुद की तरफ मतवज्जो करना हो। वो इसे लाजवाब कर गया। और मैं तो तुम्हारे लिए डांसिंग फ्रॉक भी बन सकता हूँ, वो जो सावन में डांस करता है और अपनी मादा को मतवज्जो करता है। अब की बार तो मती खिलखिला का हंस पड़ी, ये जाने बगैर कि आज के बाद वो अपनी बैरी की हंसी की आवाज़ कम अज़ कम नहीं सुन पाएगा। मती को कुछ गैर मामूली लगा तो पूछ बैठी, अरे शाम कहाँ जा रहे हैं? ये तो घर का रास्ता नहीं, हम मेरे फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं स्वीट हार्ट, सिर्फ उन्होंने तुम्हें देखना है, मिलके फ़ौरन वापस आ जाएंगे। मती ने इस बात में सर हिलाया। गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रुकी, वो दोनों बाहर आए। हरीश ने इसका हाथ थामा और वो अंदर की जानिब बढ़े। अंदर एक टेबल पर हरीश के फ्रेंड्स थे, इनमें 3 लड़के और 2 लड़कियां थी। वो टेबल तक गए, वो बड़ी गर्मजोशी से इन्हें मिले, तारुफ हुआ। हरीश ने जाने के लिए इजाज़त चाही, मगर उन्होंने बस इनके साथ एक सॉफ्ट ड्रिंक पीने की फरमाइश की। हरीश ने तो मना कर दिया, मगर मती ने इनके इसरार पर हामी भर ली। तभी ड्रिंक सर्व हुआ। उन्होंने खुशगप्पू के बीच ड्रिंक ख़त्म की। हरीश फ़ौरन उठा और मती को लिए बाहर आया। दोनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी फिर से चल पड़ी। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि मती का सर जोर से चकराया। उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। क्या हुआ बैरी? हरीश बज़ाहिर परेशान हुआ। ये सारा किया दरा इसी का तो था जिसने अपने आदमियों के ज़रिए इसके ड्रिंक में नशावर गोलियां मिलाई थी। मेरा सर चकरा रहा है हरीश, बुरी तरह वो बोली। मैं इसीलिए ही नहीं रुक रहा था वहाँ। सॉफ्ट स्वीट हार्ट जानता था वो अपनी आदत से मजबूर हैं, ज़रूर मजाक करेंगे और देखो उन्होंने तुम्हें कोई नशा आवर चीज़ दे दी है। वो फिक्र से बोला, व्हाट, ये क्या बेहुदा मजाक है? मती की आंखें बंद हुई जा रही थी। तभी अचानक गाड़ी पर फायरिंग हुई। हरीश जल्दी से इसे लिए नीचे झुका। मती घबराई, अब तो कुछ कर भी नहीं सकती थी। हरीश ने जल्दी से गाड़ी भगाई। फायरिंग करने वाले इनके ताक़ुब में थे और मुसलसल इन पर फायरिंग कर रहे थे। पता नहीं कौन है और क्या चाहते हैं। पुलिस को मैसेज किया है, जाने कब पहुँचे। हरीश ने एक और झूठ बोला। मती झिझकी। हरीश, मेरी वजह से आप भी मुसीबत में फंस चुके हो, ये मेरा पीछा कर रहे होंगे, क्या मतलब? वो जानबूझकर चौंका। वो हरीश, मैं एक CID ऑफिसर हूँ, मती ने बताया। तो हरीश खामोश हो गया। तफसील बाद में बताना बैरी, अभी मुझे कॉन्सनट्रेट करने दो कि महफूज मकाम तक कैसे पहुँचा जाए।
मत्ती की आंखें बंद हुई जा रही थी। अरीश, वीर को कॉल करो, वो होश में रहना चाहती थी। बेरी, मौका मिले तो ताबना, वो मुसलसल फायरिंग कर रहे हैं और तुम इस पोजीशन में हो नहीं कि कॉल कर सको। अरीश बोला। तभी वो गाड़ी लिए अपने प्लान की गई जगह पर लेकर मुड़ा। मत्ती बेहोश हो चुकी थी। वो इसीलिए दरख्तों से गिरे एक बहुत खूबसूरत लकड़ी से बने कॉटेज में आया था। गाड़ी बाहर पार्क की, बाहर आकर मत्ती की जानब आया और इसे बाहों में बढ़ा। इतनी देर में इसके आदमी आए और गाड़ी लेकर चले गए, जिसमें इनके मोबाइल फ़ोन्स भी थे। वो इसे लिए अंदर आया। रूम में आकर डोर पाँव से खोला। धीमे कदमों, धड़कते दिल के साथ चलता वो बेड तक आया और अपनी बैडी को बेड पर नरमी से लटाया। ज़रा सा पीछे झुककर इसके पाँव सैंडल से आज़ाद किए, खुद भी इसके करीब ही नीम दराज हो गया। वो मत्ती की जानब बाएं करवट लिए, अपना बाजू अपने सर के नीचे ली। अब गौर से इसका मासूम चेहरा देखने में मसरूफ़ था। फिर वो इसी से मुखातब हुआ। मेरी बैडी, तो तुम इतनी इनसार क्यों हो? वैसे क्यों नहीं जैसे मेरी मामा मुझे बताती हैं। बहुत उलझन है। कल जब मैं तुम्हारे करीब आया तो तुम्हारा डरना, घबराना और वो तुम्हारा ब्लश करना मुझे पागल कर गया। यकीन करो मेरा, अगर तुम कल मेरी पेशकदमी वैसे कबूल करती जैसे मेरी मामा कहती हैं तो मैं ये सब नहीं करता, पलट कर देखता भी नहीं तुम्हारी तरफ। मगर तुमने जाने मुझ पर क्या जादू किया है कि अब तुम्हारी तलब और इश्क मेरी रगों में खून बनकर दौड़ रही है। ये वहशत इश्क ही तो है जो मुझे मेरे मकसद से भटकाती है। तुम्हारे पापा ने मेरी मम्मा के साथ बहुत बुरा किया है, इसीलिए इसे सज़ा मिलेगी। मगर तुम्हें तो मैं सारी ज़िंदगी अपनी बाहों में बसा कर रखूँगा। अब इसने करीब होकर हाथ के अंगूठे से इसके नाजुक गुलाबी लब सहलाए थे। गर्दन के नीचे ले जाकर हाथ इसके आबशार की तरह खुशबू में बसी जुल्फ़े पोनी से आज़ाद कर दी। इस वक्त मुझे कुछ याद नहीं, मेरी बैरी, मैं दुनिया भूल जाना चाहता हूँ। वो इस पर झुका, इसकी गर्दन पर दहकते लब रखे, फिर ऊपर होकर इसका चेहरा हाथों के प्याले में बढ़ा। बैरी, ये सब कुछ भी गलत नहीं है, सुना तुमने? अकीदत से माथे से माथा टिकाया। इस वक्त अगर मुझे कुछ याद है तो वो इतना कि मेरी बाहों में मेरी शरई और कानूनी बीवी है। ये रिश्ता बिल्कुल जायज़ है। हाँ, मैं नाजायज़ तरीके से अपना हक़ वसूल कर रहा हूँ, मगर मजबूर हूँ मेरी बैरी। ये कहकर इसने इसकी नाजुक गुदास लबों को अपने लबों की दस्तरस में लिया। कंधों पर ससराते अरीश के हाथ मत्ती के फराक नीचे खिसका चुके थे। वो इसे छू रहा था, इसे महसूस कर रहा था, लम्हा बा लम्हा इसकी रूह में समा रहा था। वाकई वो दुनिया भूल गया था। याद था तो इतना कि वो अब अपनी बैरी के बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह पाएगा। वो इससे पा चुका था, इसके वजूद को खुद में समेट चुका था, इसकी खुशबू अपनी रूह में बसा चुका था। इसीलिए अब पुरसकून सा होकर आंखें मूंद ली थी। कुछ घंटों के बाद मत्ती की आंख खुली। खुद को जिस हालत में और जिस कंडीशन में अरीश की बाहों में पाया, इसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसकी थी, आसमान सर पर गिरा था। खुद को संभाल कर वॉशरूम गई, फ्रेश होकर वहीं फर्श पर घुटनों में सर दिए फूट फूट का रो दी। ये क्या हुआ था इसके साथ? अरीश की अभी कुछ देर पहले आंख खुली थी, मगर दबी दबी सिसकियाँ सुनकर वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। बैरी बैरी, वो आवाज़ें देता तड़प कर वॉशरूम आया। हे यू, डोंट वरी जान, कुछ गलत नहीं हुआ, हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं यार। वो घुटनों के बल इसके सामने झुका, इसका चेहरा हाथों के प्याले में बढ़ा, इसकी भीगे पलकें लर्जता वजूद अरीश को तकलीफ दे रहा था। कब क्या हुआ अरीश? वो ज़ारो कतार रोते पूछने लगी। शायद ये जानना चाहती थी कि इसमें इसका कितना कसूर था। हमारी गाड़ी पर फायरिंग हो रही थी, गाड़ी का टायर फटा तो वो बेकार हो गई। मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हें वहाँ से लेकर निकला, हमारे मोबाइल भी गाड़ी में रह गए। ये मेरे करीबी दोस्त का कॉटेज है जिसकी 2 डुप्लीकेट की होती है मेरे पास। वो लम्हा बार को चुप हुआ। हम जहाँ आए तो तुम नशे में थी और मैं भी खुद पर काबू नहीं पा सका। वो शर्मिंदा सा बोला तो वो मज़ीद फूट फूट कर रो दी। ओ कम ऑन मेरी जान, हमने कोई गुनाह तो नहीं किया। पाकिस्तान जाते ही हम इस निकाह का ऐलान कर देंगे। वो इसका सर सीने से लगाए इसकी पीठ सहलाता इसे तसल्ली देता बोला, प्रॉमिस करता हूँ मेरी सब कुछ ठीक कर दूँगा, कुछ गलत नहीं हुआ है। बी ब्रेव डिम्पल गर्ल, वो बोला तो इसके रोने में कुछ कमी आई। इसने पीछे होकर अरीश की आंखों में झांका।
हरीश की आंखों में अपने लिए मोहब्बत, अकीदत और एहतराम का ठाठे मारता समंदर देख तो इसे कुछ तसल्ली हुई। ए बेबी गर्ल, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हाँ, परेशान नहीं होना। और ये कीमती आंसू अपने लबों से चुनता बोला। वो फिर ब्लश कर गई। भीगी पलकों समेत घबरा कर पीछे हटी। वो पुरशौक निगाहों से इसका गुलाबी पड़ता चेहरा देखने लगा। कुछ ही देर के बाद वो कॉटेज से निकले। शाम ढले। आयुष इसे लिए इसके घर तक आया था। ए बेरी, घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। हाँ, वो जाने क्यों बार बार इसकी रोने की शिद्दत से उस तरफ पड़ती आंखें देखकर तसल्ली दे रहा था। वो बगैर कुछ कहे अपने रूम में भाग आई और ख़ुद को कमरे में लाक करके बाल मुट्ठियों में जकड़ कर फिर बेतहाशा रोई।